तो पिछले कुछ सालों से गिरता हुआ स्मार्टफोन मार्केट 2023 के अंदर अपने 10 साल के लोएस्ट पॉइंट पर था। तो क्लियरली ये साल भी स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी सबने कुछ न कुछ कोशिश जरूर करी है। किसी ने दिल से तो किसी ने दिमाग से। और पिछले 4 हफ्तों से मैं इन सारे ब्रांड्स के इस साल के सारे कर्म और कांड को ठीक से एनालाइज कर रहा हूँ और उसी के बेसिस पर हमने इन कैटेगरीज में एक एक विनर को चूज करा है। सो वेलकम टू द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ 2023। शुरू करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, द मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड। बहुत सोचने के बाद भी मुझे इस कैटेगरी के लिए केवल 2 ही दावेदार मिले, बाकी सब बिना रिस्क लिए वही कर रहे थे जो बिक रहा है। पहला है OnePlus, जिसने अपने पहले ही फोल्डेबल के साथ एक फोल्डिंग फोन होने के सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया। बाहर की स्क्रीन काम की है, टिक। हिंज सेटिस्फाइंग और ड्यूरेबल है, टिक। सॉफ्टवेयर बड़ी स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, टिक। सिर्फ ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं, ये फोल्डिंग फोन में आने वाला मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। OnePlus का पहला फोल्डेबल होने के बावजूद भी ये कंपटीशन से काफी पतला और हल्का है। लेकिन सिर्फ फोल्डेबल्स में ही नहीं, OnePlus 12 भी लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर 4500 निट्स की डिस्प्ले है। अब इंडिया में आने के बाद ये एक नया गिमिक स्टार्ट करवाएगी या फिर एक्चुअली में किसी काम का होगा, वो हमें फोन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट इन्होंने कुछ नया देने का सोचा। सिमिलरली इन्होंने एक लिक्विड कूलर भी निकाला। तो OnePlus ने इस साल काफी सारे इंप्रेस करने वाले काम करे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो असली इनोवेशन हुई है वो करी है Xiaomi ने। जैसे 300 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो 4100 mAh की बैटरी को 0 से 100% केवल 5 मिनट में कर देगा। ऑब्वियसली इसकी जरूरत आज किसी को भी नहीं है, लेकिन 3 साल पहले हम ऐसे सपने देखा करते थे। 5 साल पहले फोल्डेबल्स की जरूरत भी किसी को नहीं थी। Xiaomi 12S Ultra कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने स्मार्टफोन के लिए एक डेडिकेटेड लेंस बना दिया, जो 1 इंच सेंसर, ऑलमोस्ट 1 इंच सेंसर के साथ कंबाइन होकर ऑलमोस्ट एक DSLR वाली फीलिंग देता है। Xiaomi एक लौता ब्रांड है जिसने 1 इंच सेंसर का यूज सबसे ज्यादा करा है। और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री में ऐसे टाइम पर जहां पर स्मार्टफोन मार्केट अपने डाउनफॉल में है, वहां पर अपने OS को कंप्लीटली चेंज कर देना इज अ बिग मूव। हाइपर OS उसी कर्नल पर बेस्ड है जिस पर एंड्रॉइड चलता है, लेकिन इसे ऐसे डिजाइन करा गया है कि ये आपके कार, घड़ी, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, हर किसी पर सीमलेसली चल सके, जस्ट लाइक iOS। अब Xiaomi का ये तीर हिट करेगा या मिस, वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन अ बिग W फॉर द एफर्ट। इसके अलावा Xiaomi के हर फ्लैगशिप फोन में आपको कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल एडवांसमेंट मिलेगी जो अभी तक कोई दूसरा नहीं कर रहा होता है, या फिर बहुत पहले करा गया था, अब दोबारा से करा जा रहा है। जैसे इस साल 14 Pro के अंदर वेरिएबल कैमरा अपर्चर आ रहा है। और इन्हीं सारी वजहों की वजह से 2023 का मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड है Xiaomi। देखो, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और उन सारे टुकड़ों को एक स्ट्रक्चरल तरीके से अपने सामने रख दो। इससे आपको एक ही चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखने लग जाएंगे। इस टेक्निक को हम माइंड मैपिंग कहते हैं और एंड्रोमाइंड AI बेस्ड माइंड मैपिंग टूल है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे काम बहुत ही ईजिली कर सकते हो। चाहे आपको लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे किसी टॉपिक पर रिसर्च करना हो, या फिर कुछ भी, सिर्फ एक क्लिक से ये आपके लिए एक बेसिक माइंड मैपिंग तैयार कर देगा। लेकिन अगर आपको और भी डीप जाना है सब्जेक्ट या टॉपिक के अंदर, तो आप AI की मदद से इन बॉक्सेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें AI का यूज करके आप बहुत तगड़ी तगड़ी PPT सिर्फ कुछ क्लिक्स में बना सकते हो। आपको केवल टॉपिक का नाम लिखना है और आपकी PPT तैयार हो जाएगी। तो एंड्रोमाइंड की सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम का टूल है। चलो, इनोवेशन देख लिया, अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट, द मोस्ट इंप्रूव ब्रांड ऑफ 2023। और मेरे हिसाब से 2023 में इन 3 ब्रांड्स ने अपने आप को सबसे ज्यादा इंप्रूव करा है। मोटोरोला भी इस अवार्ड के लिए खतरनाक दावेदार हो सकता था, अगर वो अपने कैमरा को या फिर अपने अपडेट देने की स्पीड में से किसी भी एक चीज को इंप्रूव कर देता, तो जो वो नहीं कर पाया। तो शुरू करते हैं अपने पहले ब्रांड से, OnePlus, जिसने अपनी मैक्सिमम कमियों को इस साल फिक्स करा है। देखो, OnePlus के फोन में प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं थी, प्रॉब्लम हुई थी जब प्राइसिंग बढ़ी थी। OnePlus 9 Pro में हैसलब्लेड के आने के बाद कैमरा में तो कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, प्राइसिंग बिना बात की बढ़ गई। OnePlus 10 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 था, जो सैमसंग की खराब फैब्रिकेशन की वजह से हर फोन के अंदर हीट कर रहा था। और खराब कैमरा, बढ़ी हुई प्राइसिंग और ओवरहीट के चलते OnePlus और ज्यादा बैकफुट पे आ गया। लेकिन इस साल उन्होंने कोई फालतू का प्रो फोन लॉन्च नहीं करा, केवल एक फ्लैगशिप फोन और एक फ्लैगशिप किलर फोन निकाला। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो OnePlus ने बहुत कुछ इंप्रूव नहीं करा, बस अपनी कमियों को फिक्स करा है। इंप्रूव करा है पोको ने। जहां एक तरफ स्मार्टफोन मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, उसी मार्केट के अंदर पोको ने इस साल 76% से ग्रो करा। मतलब उन्होंने कुछ तो अच्छा काम किया होगा। हाँ, किया है। पहला, जिस फोन में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें एक्सटेंडेड वारंटी दी। दूसरा, जो नए फोन लॉन्च करे उसमें पहले से ही 2 साल की वारंटी देना शुरू कर दिया, ताकि जो ट्रस्ट उन्होंने खोया है उसको वापस से कहीं ना कहीं बिल्ड कर सके। और ये सब बिना अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन को कम करे। और वैल्यू प्रोपोजिशन के मामले में पोको को टच कर पाना भी बहुत मुश्किल है। देखो, ये तो बात रही ट्रस्ट जीतने की, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम फिक्स हुई है
वो जो पोको की X सीरीज में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड, वो हमें पोको के F सीरीज के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। और जो उनकी क्वालिटी इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट काफी हद तक फिक्स हो गए हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ा काम करा है एक और कंपनी ने जो हमारी इंडियन ब्रांड है, वो है लावा। 2022 में दो इंडियन ब्रांड्स ने कमबैक करा था, लावा और मैक्रोमैक्स। 2022 में लावा ने 200% और 2023 में 300% से ग्रो करा और हमारे दूसरे भाई साहब देश से चीनी कम करते रह गए। अभी 30,000 से अंदर लावा के पास 2% मार्केट शेयर है और वो कह रहे हैं कि आने वाले 2 साल में वो 10% मार्केट शेयर पर पहुंचना चाहते हैं। और वो सिर्फ ये बातें करके नहीं, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाकर पहुंचना चाहते हैं। जैसे 2022 में लावा 7,000 रुपए के अंदर लावा X3 बेच रहा था। इस फोन में वो सारी चीजें थी जो आपको एक 7,000 रुपए के फोन में मिलनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। कट टू 2023 जहां पर 7,000 रुपए के अंदर लावा आपको युवा 2 दे रहा है जिसके पीछे बैक ग्लास मिलता है। बाकी ब्रांड्स जहां पर 7,000 रुपए के अंदर आपको ऐसा फोन देना चाह रहे हैं जो बस फोन जैसा दिख जाए, लावा बैक ग्लास के साथ फ्री होम सर्विस दे रहा है। मतलब अगर 7,000 रुपए वाला फोन भी आपका खराब हुआ तो इंजीनियर आपके घर ठीक करने आएगा। 10,000 में लावा ब्लेज 2 आ रहा है जो वो सारी स्पेसिफिकेशन को मैच कर रहा है विद बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो आपको रेडमी और रियलमी 12-13,000 के फोन में दे रहे हैं। अग्नि 2 आज भी कभी कभी 16-17,000 रुपए पर आ जाता है और उस प्राइस पर उससे अच्छा दूसरा कोई फोन नहीं है। तो एक ब्रांड जिससे 1 साल पहले तक कोई खास उम्मीद नहीं थी, वो रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड्स के फोन को फीका कर दे रहा है अपने सामने। अब इसे इंप्रूवमेंट नहीं कहेंगे तो मुझे नहीं पता आप किसे इंप्रूवमेंट कहोगे। तो ये अवार्ड अनडाउटेबली जाता है लावा को। अब ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। चलो बात करते हैं बेस्ट कैमरा सेंट्रिक ब्रांड की। और यहाँ इन पांचों ही ब्रांड्स में खतरनाक टक्कर थी। सोनी को मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि उसके फोन शायद सबसे ज्यादा कैमरा सेंट्रिक हो, लेकिन वो कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है। ये फोन अपना बेस्ट तभी देते हैं जब ये सोनी के कैमरा के साथ पेयर हों, और वो केवल प्रोफेशनल्स का काम है। चलो अब इस लिस्ट में से मैं सबसे पहले एप्पल को बाहर करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि वो खराब फोटोज लेता है। शायद अगर हम इन सारे ब्रांड्स के बेस्ट फोन को ले लें और उनसे 100 फोटोज लें और उन्हें टेक्निकल पैरामीटर्स पर जज करें तो सबसे अच्छी फोटो शायद आईफोन 15 प्रो मैक्स ही लेगा। लेकिन एक प्रो फोन के अंदर आप मैनुअल कंट्रोल या कोई प्रो फीचर नहीं दे रहे तो वो किस बात का कैमरा सेंट्रिक फोन। इसीलिए एप्पल इज आउट। गूगल ने इस बार अपने AI से बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, लेकिन अगर हम इस AI को अलग हटा कर रख दें तो जैसे पहले पिक्सल के फोन आईफोन और सैमसंग के फोन को कभी कभी हरा भी देता था, इस साल वो कंपटीशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। प्लस पिक्सल फोन में आने वाले जो भी AI जादू वाले फीचर थे वो कुछ टाइम बाद गूगल फोटोज के अंदर आ जाएंगे, तो वो जादू करने के लिए हमें पिक्सल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गूगल भी आउट। अब बचे वीवो, सैमसंग और शाओमी। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्लियर विनर यहाँ पर सैमसंग होना चाहिए, क्योंकि ये आपको खेलने के लिए बहुत सारे कैमरा मोड्स देता है, मैनुअल कंट्रोल्स देता है और 100 मेगापिक्सल का सेंसर है। लेकिन सैमसंग के फोन में इस साल ऐसा कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं आया जो एक कैमरा सेंट्रिक पर्सन को ऑरिगेनो दे दे। सैमसंग ने बेसिकली S22 अल्ट्रा के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उसको S23 अल्ट्रा में केवल फिक्स करा है और कुछ नहीं। इसीलिए अब इस कंपटीशन में केवल 2 ब्रांड बचते हैं, Xiaomi और Vivo। और इन दोनों के अगर हम बेस्ट फोन्स को ले लें तो यहाँ पर बताने को बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन बहुत सोचने समझने के बावजूद भी मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया। डे लाइट में Xiaomi अच्छा ले रहा है क्योंकि उसमें वेरिएबल अपर्चर है, लो लाइट में बड़े सेंसर की वजह से Vivo अच्छी फोटोज ले रहा है। दोनों में ही ब्रांड के अपने अपने तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं जो एक कैमरा सेंट्रिक पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं ये अवार्ड इन दोनों ही ब्रांड्स को देने वाला था, फिर मुझे Xiaomi का 12S अल्ट्रा याद आया जहां पर Xiaomi ने एक फोन के अंदर 2-2 1 इंच के सेंसर यूज करे। इसके बाद Xiaomi वो ब्रांड है जो सबसे ज्यादा 1 इंच के कैमरा सेंसर यूज कर रहा है। Xiaomi के पास ज्यादा कैमरा सेंट्रिक फोन है इन कंपैरिजन टू Vivo, और कहीं ना कहीं वो मुझे ज्यादा एक्साइट भी करते हैं। इसीलिए एक धागे के मार्जिन से ही सही, लेकिन 2023 का सबसे ज्यादा कैमरा सेंट्रिक ब्रांड मेरे हिसाब से Xiaomi है। नेक्स्ट है द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ब्रांड, और इसके लिए भी ये 3 एक स्ट्रॉन्ग दावेदार है। अब मैंने यहाँ पर इन्फिनिक्स, टेक्नो या लावा को इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसी साल इन्होंने अपने मैक्सिमम पॉपुलर फोन्स दिए हैं, और लॉन्ग टर्म में ये कैसा चलेंगे हमें नहीं पता। कुछ टाइम ऑब्जर्व करते हैं कि कस्टमर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट कैसा रहता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले साल जरूर इनका नाम इस लिस्ट में आएगा। चलो अब इन तीनों में से देखते हैं कौन हमें किस प्राइस में क्या वैल्यू दे रहा है। 20,000 में आपको Moto G84 मिल जाता है जो बहुत अच्छा फोन है, और कभी कभी Moto H40 Neo भी आपको 20,000 से नीचे मिल जाता है जो ऑलमोस्ट 20,000 के अंदर एक परफेक्ट फोन, एक कर्व डिस्प्ले, अच्छा डिजाइन, एक्सेप्टेबल कैमरा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। पोको इस प्राइस में दे रहा है X5 Pro जिसमें 778G है जो इस प्राइस में बेस्ट प्रोसेसर है, और iQOO का G7S एक वनीला प्रोडक्ट है। मतलब वो किसी भी एक डिपार्टमेंट में 11 आउट ऑफ 10 नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में 8 आउट ऑफ 10 जरूर है। और iQOO ने उसकी प्राइसिंग को कम करके उसे और वैल्यू फॉर मनी बना दिया है। तो इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं मोटो और पोको थोड़ा आगे निकल जाते हैं। 25,000 के अंदर गेम थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर मोटो के पास केवल Moto H40 का ऑप्शन है, वहीं पर पोको के पास F5 है जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के साथ आता है।
अब ये देखने में शायद उतना खतरनाक ना लगे, लेकिन ये Dimensity 8200 से भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है और Snapdragon 870 से भी। Dimensity 8200 आपको Neo 7 दे रहा है, जो शायद पोको से परफॉर्मेंस में न जीत पाए, लेकिन कैमरा और डिजाइन के मामले में बेटर है। तो 25,000 के सेगमेंट में iQOO और पोको आगे निकल जाते हैं। इसके बाद के प्राइस रेंज में पोको और मोटरोला दोनों के पास कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है और iQOO क्लियर शॉट यहाँ पर Neo 7 Pro के साथ जीत जाता है। 50,000 में आपको iQOO 12 मिल रहा है, जो पहला Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आने वाला फोन है। तो क्लियरली द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ब्रांड ऑफ 2023 है हमारा iQOO। अगली कैटेगरी है द मोस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन ब्रांड और यहाँ हमारे पास 4 कैटेगरी है। इस लिस्ट में पोको इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आप मानो या मत मानो, आज के टाइम में 20,000 से नीचे का प्राइस सेगमेंट इज नॉट द मिड रेंज। मिड रेंज का मतलब है 30 से 40,000 रुपए और वहां पर पोको के पास ऑप्शन नहीं है। सेम यही चीज हमें मोटो के साथ देखने को मिलती है। वो कोशिश कर रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये भी आउट और बच जाते हैं ये 3 ब्रांड्स, जहां एक के पास है Nord CE3, Nord 3 और 11R जैसे फोन्स, वहीं दूसरे के पास है Neo 7, Z7 Pro और Neo 7 Pro। हाँ, नथिंग के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि इन्हें अपने रिस्पेक्टिव प्राइस में मैं आज भी रिकमेंड करता हूँ। तो नथिंग के पास ऑप्शन कम होने की वजह से वो लिस्ट से बाहर हो जाता है, लेकिन ये जो दोनों ब्रांड्स बच गए हैं, आप इनमें से किसी के भी पास चले जाओ, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेकिन विनर हमें क्योंकि एक ही चूज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से मैं यहाँ पर OnePlus को बेस्ट मिड रेंज ब्रांड चुनना चाहूंगा। चलो मिड रेंज देख लिया, अब बजट स्मार्टफोन ब्रांड देख लेते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 4 कंटेंडर हैं। अब यहाँ भी लावा, टेक्नो और इन्फिनिक्स को इंक्लूड ना करने का रीजन वही है कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड को सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। कर लेने दो, अगले साल लिस्ट में आ जाएंगे। रियलमी बजट के अंदर बहुत अच्छा कर रही है और शायद इसीलिए उसके लास्ट के दोनों क्वार्टर्स बहुत अच्छे गए हैं। स्पेशली उसके नार्जो सीरीज के फोन बहुत वैल्यू फॉर मनी है। वहीं रेडमी अपने केवल एक फोन के साथ इस सेगमेंट को जीते जा रहा है, वो है Redmi 12। अभी रेडमी का 13C भी आया है जो वो वैल्यू नहीं दे पा रहा जो Redmi 12 5G दे रहा है। लेकिन इन दोनों के अलावा रेडमी के पास इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है जैसे मोटरोला के पास है। उसके G सीरीज और E सीरीज के अंदर सारे फोन बजट में आते हैं और सारे के सारे फोन बहुत कमाल के हैं और उस पर चेरी ऑन द टॉप का काम कभी कभी मोटो H40 Neo कर देता है। लेकिन इस कैटेगरी को जीतने के लिए सिर्फ अपने प्राइस को जस्टिफाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने प्राइस के ऊपर बढ़कर चीजें देनी पड़ेगी, जो दे रहा है यहाँ पर पोको। आप पोको के M सीरीज से लेके F सीरीज का कोई भी फोन उठा लो और उसके कंपटीशन में किसी भी फोन को रख दो, पोको से अच्छी बेटर डील आपको कोई नहीं दे पाएगा। इवन पोको के फोन्स को अपने अपने बजट के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन की तरह देखा जाता है, लेकिन वो एक गेमिंग स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। चलो बात करते हैं इस साल के बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ब्रांड की भी। इसके लिए हमारे पास 3 नॉमिनीज हैं। एप्पल के आईफोन्स को कभी भी एज अ गेमिंग स्मार्टफोन की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन उस पर गेम खेलने वाले लोग बहुत सारे थे। लेकिन इस साल खुद एप्पल ने प्रमोट करा कि उसके अंदर आप AAA गेम्स खेल सकते हो। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, आप BGMI, सबवे सर्फर, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे पॉपुलर गेम्स के अलावा अगर आप कुछ भी खेलते हो तो पहला फोन बहुत ज्यादा हीट होता है और दूसरा उस हीट की वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तीसरा, एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन के अंदर आपको एक्टिव कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है जो आईफोन्स में आपको नहीं मिलता। अब इस कूलिंग सिस्टम का इफेक्ट देखो, नॉर्मली अगर रॉ परफॉर्मेंस को देखें तो आईफोन एंड्रॉइड से बेटर निकलता है, लेकिन जब हम Asus के फोन में उसी का एयर कूलर यूज करके रॉ परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो आईफोन्स को भी पीछे छोड़ देता है। इसके अलावा Asus ने अपने फोन में पास थ्रू चार्जिंग से लेके 2 USB-C दे रखा है ताकि आपके गेम खेलने के एक्सपीरियंस में कोई कमी ना आए। और Asus ROG फोन के ऐसे ही 10 फीचर मैं आपको गिना सकता हूँ जो उसको एक बेस्ट गेमिंग फोन बनाते हैं। और इसीलिए हर साल की तरह इस साल का द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ब्रांड भी हमारा Asus ही है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो और जो प्राइस Asus मांगता है वो आप नहीं देना चाहते, तो iQOO एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गेमिंग फोन है जो आपको 15 से 50,000 रुपए के बीच में 5 गेमिंग फोन्स देता है। और iQOO उन कुछ ब्रांड्स में से एक है जो 90 और 120 FPS गेमिंग को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो इट्स टाइम फॉर द बिगेस्ट रिवील, द बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2023। अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा जो हमारे 2 शेर हैं, एप्पल और सैमसंग, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं जीते। और आपको लग रहा होगा कि इस कैटेगरी का विनर तो इन दोनों में से ही कोई एक होने वाला है, तो आप गलत हो। सैमसंग आज भी 20 से 60,000 रुपए की रेंज में बहुत ओवर प्राइस फोन बनाता है। FE सीरीज उसने इसीलिए लॉन्च करी थी कि वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बना सके। S23 FE का प्राइस आप खुद ही देख सकते हो। एप्पल ने USB-C देकर यूजर्स पर एहसान तो कर दिया है, लेकिन ये फोन हीट भी होता है। टाइटेनियम वगैरह ठीक है, लेकिन प्राइसिंग पर एप्पल ने ध्यान नहीं दिया। वो लोग वही करते आ रहे हैं जो पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा बेस्ट कहने लायक नहीं है। हाँ, अगर बेस्ट स्मार्टफोन हमें ढूंढना होता तो वो इन दोनों में से जरूर एक होता। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो जो काम एक बेस्ट ब्रांड को करना चाहिए
वो इस साल करा है OnePlus। सबसे पहला, केवल प्रॉफिट के लिए बनाए जाने वाला प्रो फोन उन्होंने इस साल लॉन्च नहीं करा। दूसरा, OnePlus 11 और 11R जैसे फोन्स बनाकर उन्होंने पहले वाले OnePlus की याद दिला दी जिसके लिए वो जाना जाता था। और उसके बाद भी जो फोन्स लॉन्च हुए हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। उसके पहले फोल्डिंग फोन के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसने सारे बॉक्सेस टिक कर रखे हैं। तो बेसिकली एंड्रॉइड के अंदर जो सैमसंग अपनी मोनोपोली चला रहा था उसको एक बहुत तगड़ी टक्कर OnePlus ने इस साल दी है। और ये सब करने के साथ साथ उसने अपने रिटेंशन को भी काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है। एप्पल के बाद OnePlus का रिटेंशन रेट सबसे ज्यादा है, मतलब 62% लोग OnePlus का फोन लेने के बाद दोबारा OnePlus पर ही अपग्रेड करना चाहते हैं। तो विदाउट अ डाउट OnePlus इस साल का द बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड होना डिजर्व करता है। अब एक और कैटेगरी है जिसमें केवल एक ही ब्रांड ने कम्पीट करा और सरप्राइजिंगली वही जीता है, और वो ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में मुझे एक लाइन की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग ब्रांड ऑफ 2023, और वो है हम सबका फेवरेट द माइक्रोमैक्स। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मुझे पता है आपका जो पसंदीदा फोन है वो आपके पसंदीदा कैटेगरी में नहीं जीता, तो आपको कैसा लग रहा होगा, आपको जो मन है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो।